एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज कृष्णा। गाइडेंस सीरीज में जब हमने पिछले लेक्चर में बात की थी तो हमने बात की थी ऑप्शनल्स में आप 300 कैसे स्कोर करोगे। 300 तक हमने बात की थी। ऑप्शनल उठाया था वहाँ पर सोशियो यानी कि समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। ना आंसर राइटिंग करनी थी आपको, ना ही शॉर्टकट, बट जब आप नोट्स बना रहे थे, आप अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे थे, उस टाइम पर आपको कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी थी। वहाँ हमने डिस्कस किया था कैसे आप अपने ट्रेडिशनल आंसर्स को या ट्रेडिशनल नोट्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में कन्वर्ट कर सकते हो। ट्रेडिशनली जब हम आंसर लिखते हैं तो इंट्रो लिख देते हैं, एग्जाम्पल हमें कुछ आते हैं, थिंकर्स की बात करते हैं, देन कुछ हमें ओरिजिन, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता होता है। उसके बाद हमें ये सिखाया गया है कि थिंकर 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 इनके बम्बार्डमेंट कर दो और हमारा स्कोर 300 क्रॉस कर जाएगा। ऐसा नहीं है। तो एक तो ये आंसर है जिसको हमने कहा था कि 4 to 8 एक अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। फिर इस आंसर को इम्प्रूव किया था स्ट्रक्चर्ड वे में। कंटेंट आपके पास सेम है, नॉलेज बेस सेम है, लेकिन आपने इतने से कंटेंट को इतने कंटेंट में यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना कन्वर्ट कर दिया। आपने कुछ सब हेडिंग्स यूज़ की। इन सब हेडिंग्स को आप ऑब्वियसली एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। ट्राई करना एग्जाम में बस इंट्रोडक्शन की सब हेडिंग ना लिखो, आप बाकी सब हेडिंग्स यूज़ कर सकते हो और इनफैक्ट आपको यूज़ करनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, देन बैकग्राउंड, देन ओरिजिन, देन थ्योरी। थ्योरी के कुछ पार्ट्स होंगे, कहीं एजम्पशन होगा, सेंट्रल आइडिया, फेजेस होंगे, एक्सप्लेनेशन आप करोगे, इमेज, फिगर, चार्ट, डायग्राम, कुछ भी। इसमें हमने जे कर्व की बात की थी, ठीक है। देन क्रिटिसिज्म, जिसे आप डीमेरिट कहते हो, मेरिट, एप्लीकेबिलिटी, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन। अब वहाँ पर एक जनरल इशू ये है कि ये स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा, कुछ लोगों का रिव्यू था कि जैसे अगर हम हिंदी लिटरेचर से हैं तो लिटरेचर में ये चीज़ उतनी वैलिड नहीं है, और कुछ ने कहा अगर हम साइंस से हैं तो उतनी वैलिड नहीं है। तो उन क्वेश्चन के आंसर देते हुए साथ में 300 के बियॉन्ड आप कैसे एक्सेल करोगे, उसकी हम बात करते हैं। मेरा स्कोर था 176 आउट ऑफ 230, 20 नंबर का अटेम्प्ट नहीं किया था। तो उस पेपर के बेस पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर 1 में इंप्लीमेंट की थी। वहाँ हमने सोशियो का एग्जाम्पल लिया था पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम उठा रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल, जो कि लगभग 1/3 लोग लेते हैं मेंस लिखने वाले कैंडिडेट्स, एंड जियोलॉजी ऑप्शनल, जो बहुत कम लोग लिखते हैं, लेकिन वो साइंस का सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले जिन्होंने ये कहा कि मेरे ऑप्शनल का नेचर डिफरेंट है, वो लिटरेचर से है या साइंस से है, ह्यूमैनिटीज से नहीं है, तो उनके लिए मेरी एक सलाह है, बाकी सब चीज़ें छोड़ो एक तरफ, प्रीवियस ईयर पेपर को चाट जाओ, घोट जाओ। तो 90% पेपर रिपीट होता है मिनिमम, जब ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR, इस तरह के सब्जेक्ट्स में जो कि कोर ह्यूमैनिटीज़, जिनका करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा लेना है, वहाँ प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं। तो फिर संस्कृत हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, मैथिली, उर्दू, फारसी, तो इनमें तो खैर रिपीट होना ही है। अब इसके बाद दूसरी चीज़, इस लेक्चर में हम 2 चीज़ों पर बात करेंगे। पहले हम नए क्वेश्चंस एंटिसिपेट कैसे करें, कैसे गेस करें, कैसे तुक्का मारें कि ये क्वेश्चन आने चाहिए या मुझे इन टॉपिक्स पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। वो आपको कोई टेस्ट सीरीज में मिलेंगे या कहाँ मिलेंगे, उसका एक बेटर वे ये है, गो टू प्रीवियस ईयर। PYQ शॉर्ट फॉर्म होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाओगे UPSC सिलेबस के साथ ऑफ कोर्स, और साथ में स्टैंडर्ड बुक लिस्ट, एटलीस्ट इंडेक्स देखोगे, हेडिंग, सब हेडिंग तो देखोगे, ठीक है। देन आप जाओगे लेस आस्क्ड क्वेश्चंस पर। इस साल का जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर हैं उसको भी हम उठा के देखते हैं, और कुछ पहले हम इस चीज़ की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और स्टैंडर्ड बुक से हम कैसे बात कर सकते हैं। ज्योग्राफी के ये क्वेश्चंस हैं। ज्योग्राफी में एक टॉपिक आता है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी लोगों को डराता भी है, दैट इज़ साइकिल ऑफ इरोजन। ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आपका है तो मैं आपको ये कहूँगा, ये सिंगल पेज आपकी लाइफ बदल सकता है, ये दिस वन, ठीक है। इस तरह से हमने टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन तो खैर सेग्रीगेट किए हैं, पढ़ाते हैं जब हम सिनॉप्सिस पे ऑप्शनल, तो भी ऐसा ही पढ़ाते हैं। तो मैं इसकी बात करता हूँ। देखो, इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट, इससे जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले है साइकिल ऑफ इरोजन, देन दूसरे हैं पॉलीसाइक्लिक कॉन्सेप्ट, देन लैंडस्केप डेवलपमेंट। पॉलीसाइक्लिक कॉन्सेप्ट और साइकिल ऑफ इरोजन क्या होता है? अगर मैं सिंपल वे में ये कहूँ कि रिवर की एक ये साइकिल है, यूथ है, देन मैच्योर है, ये यूथ है, मैच्योर है, ओल्ड है, बाई चांस यहाँ पर रिजुवनेशन हो गया, ये ऊपर उठ गया, तो फिर सेम साइकिल रिपीट होगी। अगर यहाँ पर आपका रिजुवनेशन के बदले, मतलब जिसका मतलब धरती की हाइट बढ़ गई, उसके बदले अगर हाइट घट गई होती तो यहाँ पर फिर कुछ इस टाइप का निक पॉइंट टाइप आके ये जो साइकिल ऐसे चल के ऐसे जा रही थी, ये ऐसे चलने लगेगी। तो दैट इज पॉलीसाइक्लिक कॉन्सेप्ट वहाँ से आती है। एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट, लैंडस्केप डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस है और साइकिल ऑफ इरोजन है,
लगभग सेम है। तो अब अगर मैं इस टॉपिक पर जाऊं, जियोमॉर्फोलॉजी, साइकिल ऑफ इरोजन, अगर आप ट्रेडिशनल कोचिंग नोट्स या फिर ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी सुनो टॉपर्स की, मैक्सिमम वो आपको WM डेविस एंड पेंक 2 लोगों तक ले जाके छोड़ देंगे। ये याद रखना, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सोशियो की, अभी हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी। आई होप कि ये आपकी काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी सारे इश्यूज़ को कवर करेगा ये 2 लेक्चर मिला के एटलीस्ट। तो WM डेविस और वॉल्थर पेंक, यहाँ तक हम लोग रुक जाते हैं, बात खत्म, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर देखे नहीं तो हमें पता नहीं, ना हमने प्रीवियस ईयर देखे हैं पेपर्स, ना ही हमने स्टैंडर्ड बुक्स देखी हैं। अब हम एंटीसिपेट कैसे करेंगे न्यू क्वेश्चंस को। अगर मुझे सिलेबस पता है, सिलेबस में तो साफ साफ लिखा है साइकिल ऑफ इरोजन, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल, साइकिल ऑफ इरोजन। अगर मैं अपने स्टैंडर्ड बुक लिस्ट पे जाऊं और आपसे ये कहूं कि साइकिल ऑफ इरोजन क्या होती है, तो या इनफैक्ट टाइप्स ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन, तो मैं कहूँगा 6 टाइप्स की साइकिल ऑफ इरोजन होती हैं। एक है फ्लूवियल, जिसे हम रिवर कहते हैं। सेकंड वन आप कह सकते हो कार्स्ट, जिसे लाइमस्टोन कहते हैं। तीसरी आपकी हो गई एरिड हो गई, या विंड हो गई, या एओलियन इसको आप कहते हो, ठीक है, AEOLIAN। एओलियन और फ्लूवियल मिलके एपिजीन साइकिल ऑफ इरोजन बनती है, EPIGENE। ये सब स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। देन आपकी एक आती है मैरीन या फिर कोस्टल आप कहोगे। देन इसके बाद आपकी आती है ग्लेशियल, फिर एंड में आती है आपकी पेरीग्लेशियल। अब जब 6 साइकिल्स ऑफ इरोजन है ज्योग्राफी में या जियोमॉर्फोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आपको 6 की 6 आती हों, लेकिन आपके पास टाइम तो है नहीं। हमने पढ़ के छोड़ दिया फ्लूवियल, फ्लूवियल में भी हमने पढ़ दी डेविस और पेंक। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर कास्ट, एरिडिन्स, बाकी सारे से, यहाँ पर अगर हम बात करें कास्ट से, यहाँ पूछा हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है फ्लूवियल के ऊपर है, दूसरा क्वेश्चन है कास्ट एंड ग्लेशियल के ऊपर है, तीसरा क्वेश्चन कास्ट एंड कोस्टल, अगेन ये मैरीन हो गया। देन कास्ट से अगेन पूछा हुआ है, इन्होंने कहा या तो इसमें बता दो एनालाइज इन ईदर और, ठीक है, पहले 60 नंबर के क्वेश्चन आते थे। देन इसके बाद अगली बार इन्होंने डेविस और पेंक में डिफरेंस पूछ लिया, साइकिल ऑफ इरोजन की डेफिनेशन पूछ ली, पहला क्वेश्चन ही आप कह लो रिपीटेड है, फिर डेविस का ही क्वेश्चन पूछ लिया, फिर कोस्टल पूछ लिया, फिर इन्होंने कहा कि दोनों का अगेन सेम क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका है तो लोग इसी क्वेश्चन को बार बार करा देते हैं, ठीक। इसके बाद स्टैंडर्ड एपिजीन, जो मैंने आपको कहा ये वाली साइकिल है, ये भी पूछ ली इन्होंने, एरिड और एओलियन, तो ये भी हो गई। कास्ट 2 बार पूछ ली, ये पूछ ली है। मैरीन भी 2 बार पूछ ली। यहाँ पर नॉर्मल एंड एरिड, अगेन एरिड में पूछ लिया, डिफरेंस पूछ लिया। तो अब आप ये देखोगे ये सारी साइकिल्स पूछ चुका था यूपीएससी, ये पूछ चुका है, ये पूछ चुका है, ये पूछ चुका है, ये बचा कौन सा, पेरीग्लेशियल। जब मैं 2017 में एग्जाम दे रहा था, वही अटेम्प्ट है जहाँ की मैं मार्क्स की अपनी बात करता हूँ, ठीक है, वहाँ पर एटलीस्ट मैं इतना प्रिपेयर्ड था कि एलसी पेल्टियर की जो साइकिल है, 6ठी साइकिल पढ़ के जानी है। तो इस साइकिल के लिए आप चाहो तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में उस साइकिल के नोट्स आपको लिंक कर दूंगा, आप वो नोट्स देख लेना। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल से हो, आपको समझ आ जाएगा कि इतने हाई मार्किंग क्यों हुई है, इतने ज़्यादा नंबर कैसे मिल सकते हैं, ठीक। तो जहाँ पर लोगों ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, हालांकि क्वेश्चन नंबर 4 था जहाँ पर ये ऑप्शनल था, आप छोड़ सकते थे या कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यूँ मैंने कहा आपको कि ये वाला पेज, ये पेज आपकी ज्योग्राफी में ज़िंदगी बदल सकता है, मार्क्स, ठीक है, कोर ज्योग्राफी है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे पता चला, क्योंकि आपने सिलेबस पढ़ा है, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े हैं, तो जो अब तक नहीं पूछा आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल होता है 2017 में ही उसी सेम एग्जाम, चैनल मॉर्फोलॉजी से अब तब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो चैनल मॉर्फोलॉजी के चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की मैंने कोशिश की। आपको भी इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। जैसे अभी अप्लाइड जियोमॉर्फ से आप कहोगे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं दिखता, आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, आने वाले टाइम में पूछेगा। तो इन्होंने पूछा था कि ये 3 फैक्टर हैं एवल्जन ऑफ चैनल पर क्या इन्फ्लुएंस डालते हैं। लोगों को एवल्जन की मीनिंग भी नहीं पता, और आप एवल्जन के जाके पूरी कहानियां लिखाओगे अगर आपको आती होंगी। 3 चीज़ें हैं इनके लिए, WD थॉर्नबरी की थ्योरीज अवेलेबल है। क्लाइमेट फॉर्म अप्रोच, स्लोप के लिए आपके पास ग्रेडियंट की अच्छी खासी अप्रोच है, स्ट्रक्चर कंट्रोल करती है, ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट्स डिस्टिंक्ट इम्प्रिंट्स अपॉन लैंडफॉर्म, तो उसी में एवल्जन है। तो इन 3 चीज़ों का, एवल्जन मतलब होता है शिफ्टिंग, काइंड ऑफ शिफ्टिंग ऑफ चैनल कोर्स, इस तरह का एक टर्म है, उसको एवल्जन कहते हैं, ठीक। तो इसकी पूरी ज़्यादा जगह नहीं लिखा है बुक में, सविंदर सिंह बुक में एक फिगर बनी हुई है, उसमें एवल्जन वगैरह बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से हुआ, ठीक है। फिर दूसरा जो तरीका है कि अगर मैं आपको कहूँगा एंटीसिपेटिंग न्यू क्वेश्चन, एक तो आप ये देखोगे जो कभी नहीं पूछे हैं, ठीक है। दूसरे ये
कि क्या क्या पूछा है, उसमें क्या बाकी है, तो इन्होंने ये वाला पूछ लिया। तीसरे ये कि जो अभी तक कम पूछे हैं, ऑब्वियसली एसिड डिनोटेशन क्रोनोलॉजी से अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं। डीसी से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इरोजन सरफेस से पूछा था 2014 में, इस साल फिर पूछ लिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है 2014 में, कॉन्सेप्ट ऑफ इरोजन सरफेस और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेवलपमेंट। इरोजन सरफेस बेसिकली क्या है, अगर मैं आपको इरोजन की कहानी बताऊं, एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये सॉफ्ट रॉक है और ये हार्ड रॉक है, ठीक है, अब सेम फोर्स से आप इनको इरोड करने की कोशिश करते हो तो सॉफ्ट रॉक ज़्यादा जल्दी इरोड हो जाएगी, हार्ड रॉक कम जल्दी इरोड होगी। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक अगर आप इरोड करते रहो तो दोनों ही लगभग सेम लेवल पे इरोड हो जाएंगी, तो उसे हम इरोजन सरफेस कहते हैं। तो वही इन्होंने पूछा कि प्रॉब्लम ऑफ इरोजन सरफेस है, आइडेंटिफाई इनको कैसे करोगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ सॉफ्ट रॉक हुआ करती थी, यहाँ हार्ड रॉक हुआ करती, दोनों ही इरोड हो गई। अब आपको कैसे पता चला, ऊपर लोगों ने घर बना लिए, खेत बना लिए, तो आपको पता कैसे चलेगा यहाँ कौन सी थी, तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। वहां पर उन्होंने फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट पूछा था, यहाँ पर उन्होंने मेथड पूछ लिए। तो जो क्वेश्चंस कम पूछे हैं जिसमें डायमेंशंस बची हुई हैं इरोजन सरफेस में, आपको वो पढ़नी चाहिए थी, जो लेफ्ट आउट डायमेंशंस हैं वो। फिर अगर आप और देखो, जैसे इस साल जो क्वेश्चन और पूछा है, एक क्वेश्चन ये पूछा है इस साल कि राइट एन एसे ऑन इवोल्यूशन ऑफ कंटिनेंट एंड ओशियंस यूजिंग वेरियस थ्योरीज एंड मॉडल्स। अगर आप देखो यूपीएससी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक, मतलब इतना कॉमन टॉपिक हो गया, जीएस में पूछ लिया, प्रीलिम्स में पूछ लिया, पूछ के थक गया। सो उन्होंने क्या कहा, मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था एडवांस ज्योग्राफी में, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, वहाँ सारी थ्योरी पढ़ाई थी, थॉर्नबरी से लेकर और आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से लेके प्लेट टेक्टोनिक एंड तक जो भी थ्योरीज हैं, एफडब्ल्यू टेलर से लेके सारी, तो वहाँ हमने बात की। अगर आपको वो चीज़ें आती हो तो इस साल आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। तो आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चंस ढूंढने हैं कि जो कम पूछे हैं या जो टॉपिक आपके स्टैंडर्ड बुक्स में बचे हुए उनको आप करके जाओगे, वो आप एंटिसिपेट करोगे ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इसका लॉजिक आप पूछना चाहो तो लॉजिक ये है कि कुछ चीज़ें जो मार्केट में पढ़ा दी जाती हैं, सब कोई अब डेविस बैंक पढ़ा रहा है, सब कोई प्लेट टेक्टोनिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ा के छोड़ दे रहा है। तो अब एक डिफरेंस क्रिएट करना है यूपीएससी को कि किसको ज्योग्राफी ज़्यादा आती है, किसको कम आती है, या कौन एमेच्योर है, टाइम पास के लिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, या फिर किन्होंने ज्योग्राफी अपने सब्जेक्ट में पढ़ी है, कोर्स मैटर में पढ़ी है, या जिन्होंने नहीं भी पढ़ी तो जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में नहीं भी पढ़ी तो उन्होंने बाद में ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट कितना अपनाया। तो यूपीएससी ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन लगातार पूछती आ रही है। इस बार का ऑप्शनल का पेपर आप ज्योग्राफी का देखो, बाकियों का देखो, भरा पड़ा है। तो अभी हमने बात की थी रोल ऑफ प्रीवियस पेपर, तो आपको इस अभी तक के वीडियो से भी समझ में आ गया किस तरह से पेपर रिपीट होता है। और एंटिसिपेटिंग न्यू क्वेश्चन, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स स्टैंडर्ड बुक पर जाना है और कम आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड बुक नहीं पता, आप ज्योग्राफी बैकग्राउंड से नहीं हो, आपके डीयू के फ्रेंड हो या फिर जेएनयू जामिया कोई फ्रेंड्स हों, या कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में जिन्होंने ज्योग्राफी लिया, उनसे पूछो कि तुम्हारी बुक चलती कौन सी है ज्योग्राफी में, चलती कौन सी सोचो, उनको पूछो, वो बताएंगे आपको उस बुक में क्या है, उनसे टॉपिक्स आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने इसको थोड़ा और बूस्टअप कर सकते हो। देन जब हमने पिछले लेक्चर में बात की थी सब हेडिंग्स में बात करेंगे, तो सब हेडिंग मैंने आपको ये कुछ बता दी थी कि ये सब हेडिंग्स हैं, इन सब हेडिंग्स में लिखो। अब यहाँ पर आपका एक सवाल आएगा कि ये स्टैंडर्ड सब हेडिंग, ठीक है, मैंने यहाँ बता दी, कहीं कहीं ये सब हेडिंग काम करेंगी, कहीं नहीं करेंगी। तब क्या करें जब हमें कोई क्लू नहीं हो? तो भी मैं यही कहूँगा कि गो टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड स्टैंडर्ड बुक्स। अगर स्टैंडर्ड बुक पे नहीं भी जाना सब हेडिंग, तो प्रीवियस ईयर से आपको फाइंड करना ईजी है। आप अपनी खुद की सब हेडिंग बना सकते हो कुछ टाइम बाद, स्टार्टिंग से ही हरकतें मत करना, ठीक है। पहले जो स्टैंडर्ड सब हेडिंग्स हैं वो पढ़ो, ठीक। तो अभी इनको देख लेते हैं सब हेडिंग के लिए। एक ज्योग्राफी का एग्जांपल ले लेते हैं, एक जियोलॉजी का ले लेते हैं। ज्योग्राफी का जब सिलेबस रीडिफाइन किया तो उसमें हमने यूनिट 5 पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं, फिर क्वांटिफिकेशन, उसके बाद क्रिटिकल रिवॉल्यूशन। क्रिटिकल रिवॉल्यूशन का एक काम करते हैं, एक टॉपिक उठा लेते हैं कोई सा, बिहेवियरल अप्रोच उठा लेते हैं, बिहेवियरलिज्म, ठीक है। अब इसकी सब हेडिंग, आप नए बंदे हो, जो सब हेडिंग मैंने आपको अप्रोच बताई थी उससे अगर कर लो तो कर लो, नहीं पता तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि बिहेवियरलिज्म से क्या क्वेश्चंस पूछे। क्रिटिकल रिवॉल्यूशन में यह है बिहेवियरल अप्रोच। तो एक काम करते हैं, सब हेडिंग से लिखते जाते हैं अगले पेज पर, ठीक है। इन्होंने पूछा शॉर्ट नोट। ऑब्वियसली पहली सब हेडिंग जब आप तैयार करोगे तो पहली सब हेडिंग होगी शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट बेसिकली आपकी सारी सब हेडिंग का एक कंपाइलेशन होगा। इसके बाद इन्होंने पूछा था इमरजेंस ऑफ समथिंग, इस वजह से है क्योंकि लोग
उससे परेशान हो गए थे क्यूआर से, डिसइल्यूजनमेंट हो गया था। तो बेसिकली आप कहाँ पहुँच गए, ओरिजिन या फिर बैकग्राउंड पे, अगेन जो मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी, ओरिजिन या बैकग्राउंड पे पहुँच गए। फिर इन्होंने ये किया शॉर्ट नोट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल मैप, बेसिकली ये इसके थ्योरी वाले पार्ट से है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तो क्वेश्चन ज़्यादा आए नहीं है, तो अब हम क्या करें, बिहेवियरलिज्म। इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, दूसरी सब हेडिंग उठा लो, उनमें देख लो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे। अगर बिहेवियरलिज्म में एक टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है तो रेडिकलिज्म में भी पूछ सकता है। तो रेडिकलिज्म में आप देखो शॉर्ट नोट पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफर्स, तो हमें एक और सब हेडिंग मिली, उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफर्स, या फिर ज्योग्राफी में इसके लिए एक स्टैंडर्ड टर्म है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। एक हमारी ये सब हेडिंग हो गई। इसके बाद हमारा रेडिकलिज्म खत्म हो गया, और कुछ देखते हैं, ह्यूमन हो गया, वेलफेयर से कुछ उठाते हैं। वेलफेयर ज्योग्राफी में आपको एक टर्म दिख रही हो यहाँ, ये कंक्लूजन टाइप की लाइन है, इसको आप उठा के रख सकते हो, ठीक है। डिस्टिंग्विश वगैरह पूछ रहा है शॉर्ट नोट, और यहाँ पर कुछ आपको नहीं मिलेगा। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन पे चलते हैं यहाँ पर, ठीक। पहली चीज़ पूछा है इन्होंने कि इज इट मीन्स टू एंड और मेथड इटसेल्फ, मतलब इसका बेसिकली पूछा है इसका एग्जिस्टेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है, पर्पज़। तो यहाँ पर क्या पूछा, पर्पज़। पर्पज़ क्या था, अगर आप याद कर पाओ पिछले लेक्चर से, एप्लीकेशन है बेसिकली, और कुछ नहीं है, ठीक है। पर्पज़ के बाद दूसरे क्वेश्चन में एस से लिखना है, ठीक है, शॉर्ट नोट वाला सेम ही है। व्हाट इज मीन्ड बाय इम्पैक्ट, वही एप्लीकेशन हो गया या रोल हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन अगर आप ये वाला देखो, ट्रेस द ओरिजिन, अगेन ये ओरिजिन वाला ये हेडिंग हमने यहाँ डाली दी है। एंड देन जो अगली हेडिंग है दैट इज ब्रिंग आउट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो हमारा जो मेरिट एंड डीमेरिट वो वाला सेक्शन था वो यहाँ से बन गया। देन इसके बाद मैनर इन विच इसने इसको हेल्प की वो बन गया, कुछ हमें सब हेडिंग मिली। एंड काइंड ऑफ ये सब हेडिंग वैसी ही है जो हमने स्टार्ट में पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। इसमें हम इंट्रो जोड़ देंगे, कंक्लूजन जोड़ देंगे एंड इवेल्युएशन जोड़ देंगे। और देख लेते सब हेडिंग क्या है, और चलो किसी और टॉपिक में चलते हैं। हम चलते हैं इन्वायरमेंटलिज्म में। इन्वायरमेंटलिज्म में और जो ज्योग्राफी में इन्वायरमेंटल साइंस है, इन दो चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस है। सेम वे में जब हम डाइकोटोमी पढ़ते हैं वहाँ हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पढ़ते हैं। उसका मतलब नेचर डिटरमाइंस मैन, ह्यूमन बीइंग वैसा है जैसा कि नेचर ने बनाया। इन्वायरमेंटलिज्म मतलब इन्वायरमेंट को लेके बेसिकली जो इज्म है, इन्वायरमेंटल वाद, पर्यावरणवाद, उसको लेकर जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल दिक्कतें लोग क्रिएट करते हैं, या यूँ कह लो कि जो भी रिवॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, आंदोलन कर दिए जाते हैं, उसको सब इन्वायरमेंटलिज्म कहते हैं। पॉलिसी में चेंजेस लाना, वो सब इन्वायरमेंटलिज्म है। तो यहाँ आप देखो क्वेश्चन पूछा न्यू इन्वायरमेंटलिज्म, सेम वे में यहाँ पूछा रिजुवनेशन ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म, ठीक। तो न्यू इन्वायरमेंटलिज्म अगर हो सकता है तो ये किसने रोका कि न्यू बिहेवियरलिज्म नहीं हो सकता? तो हम कुछ इसमें फ्यूचर भी देखेंगे, न्यू बिहेवियरलिज्म या ऐसी कुछ चीज़ें हमें मिलेंगी। तो बेसिकली अगर मैं अब आपको इन सब हेडिंग्स पे एक बार नोट्स दिखाता हूँ कैसे बनेंगे, जब आपके पास ये सब हेडिंग्स होंगी तो आपके एक्चुअल नोट्स कुछ ऐसे बनेंगे। यहाँ पर हमने पिछले वाले टॉपिक से कंटिन्यू किया जो कि क्वेश्चन पूछा था कि बिहेवियरलिज्म तब शुरू हुआ जब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से लोगों को डिसइल्यूजनमेंट हो गया। तो ये हमने उसका वो वाला बैकग्राउंड दिया। इसके बाद इसकी डेफिनेशन दी, ज्योग्राफी में कहाँ है, पॉलिटिकल साइंस की एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वैसे बिहेवियरलिज्म। देन बैकग्राउंड की हमने बात कर दी, कहाँ से बैकग्राउंड आया, पोस्टुलेट या सेंट्रल थीम, इस तरह से आप आंसर बनाते जाओ। देन ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है वही तो मेरिट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बना दी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बना दिया, पर्सपेक्टिव में अलग अलग लोगों के एक एक लाइन एक एक पॉइंट लिख दिया, ठीक है। पॉसिबिलिस्ट ने क्या कहा, कार्लोस सौर ने क्या कहा, इनको मैं प्यार से सुअर कहता हूँ, ठीक है। किर्क तुआन इन्होंने एग्जाम्पल दिए, इंडो गैंगेटिक यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, जो भी है, ठीक है। देन मेंटल मैप इसकी थ्योरी में ऑब्वियसली आता है। तो मेंटल मैप में हमारे पास एक बोल्डिंग का मॉडल है कि इन्वायरमेंट को देखकर, मतलब हम किसी चीज़ की इमेज बनाते हैं उसके बाद बिहेव करते हैं, ठीक है। विराट कोहली को देख के आपको लगेगा कि ये तो मतलब छक्का मारेगा, तो आपको जैसे ही मिलेगा तो आप कहोगे ले भाई बल्ला, मैं बॉल कराता हूँ छक्का मार, ठीक। और फिर ये डॉन्स का मॉडल है। देन इसके बाद थ्योरी खत्म हुई जैसे आपकी, फिर आपका कुछ और लोगों ने कैसे डिफाइन किया है, फिर क्रिटिसिज्म हो गया। देन इसकी एप्लीकेशन, इस लेक्चर जो जब मैंने पढ़ाया था तो एप्लीकेशन आपको एक्सप्लेन की थी रिसोर्सेज में कैसे होगा। जैसे रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, ठीक है। आज की डेट में आपके सामने कोई चीज़ पड़ी हुई है, थोरियम पड़ा हुआ है इंडिया में, क्या वो रिसोर्स है? नहीं है, फ्यूचरिस्टिक रिसोर्स है। कोल पड़ा हुआ है आज की डेट में, आप उसको नहीं पूछोगे,
ठीक है, लेकिन लिथियम आयन बैटरी आप उसके पीछे पड़ जाओगे। तो आपके लिए हो सकता है रिसोर्स में कोल आज आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन किसी ज़माने में कोल ने पूरे कल्चर को बदल दिया था। तो इस तरह से एप्लीकेशन है। देन इवेल्युएशन करोगे। देन इसके बाद अगर हम कुछ देख पाएँ कंक्लूजन पे बात करेंगे, न्यू बिहेवियरलिज्म पे, इसके बाद न्यू बिहेवियरलिज्म पे आगे जो कंटेंट होगा वो। तो इस तरह से हमारा पूरा कंटेंट बिल्ड होगा। तो हमारी जो सब हेडिंग्स हैं इस तरह से आएंगी। और एग्जांपल देखते हैं जियोलॉजी ऑप्शन से। जियोलॉजी ऑप्शन में मैं जीएस से रिलेटेड टॉपिक उठाता हूँ, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। ये देखो क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। ये तो IFS और IAS में है, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिन इंटीरियर ये इसी साल रिपीट कर दिया। IAS का IFS में ये सब हरकतें यूपीएससी बहुत करती है, ठीक है। 2018 का 2018 में IFS में ये रिपीट करती है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। टॉपिक उठाते हैं मीटेओराइट, ठीक है। मीटेओराइट वो होते हैं बेसिकली जो बाहर से मतलब आउटर स्पेस से आके धरती पर आकर गिर जाते हैं, उनको हम मीटेओराइट कहते हैं। आ गए हैं हमारे यहाँ। तो इस पर अब मुझे हेडिंग्स बनानी है। तो इसमें वो शॉर्ट जो अभी हमने हेडिंग बात की, बैकग्राउंड, ओरिजिन, वो सब तो चलेंगी नहीं, साइंस का टॉपिक है। तो इसके लिए हमें सब हेडिंग्स कैसे बनानी है देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आ जाओ। मीटेओराइट, सबसे पहले तो मैं सब हेडिंग में क्या करूँगा, सबसे पहली सब हेडिंग तो मेरी होगी इंट्रो, और आखिरी सब हेडिंग अगर मेरी कोई होगी तो वो होगी कंक्लूजन। ये तो 2 सब हेडिंग फिक्स है। इन्होंने पूछा डिटेल्ड अकाउंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेटेओराइट। मैं एक सब हेडिंग बना देता हूं, क्लासिफिकेशन। एक हेडिंग हो गई क्लासिफिकेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन से हमने 2 सब हेडिंग उठाई। देन यहाँ पर टाइप 2020 में IAS और IFS में सेम ही पूछा है, इसीलिए मैंने कहा जियोलॉजी के पीछे भागो, जियोलॉजी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। बहुत इजी सब्जेक्ट है, छोटा सा सब्जेक्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटेओराइट पूछा है, और दूसरा क्वेश्चन है स्टडी ऑफ मेटेओराइट कैसे हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंपोजिशन ऑफ अर्थ। तो अगर मैं देखूं क्लासिफिकेशन उन्होंने फिर से कह दिया, एंड एक हेडिंग डाल देता हूं रोल इन स्टडी ऑफ अर्थ। एक ये मेरी सब हेडिंग हो गई। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ मेटेओराइट है, उनके क्लासिफिकेशन, सिग्निफिकेंस इन जियोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन यहाँ आ गया, सिग्निफिकेंस ये बेसिकली सिग्निफिकेंस ही तो है, ठीक है। सिग्निफिकेंस की एक सब हेडिंग ये हो जाएगी, क्लासिफिकेशन हमारा है, एक सब हेडिंग हमारी आ गई कंपोजिशन, ठीक है। अगली सब हेडिंग देखते हैं, डिस्कस द मिनरोलॉजिकल केमिकल कंपोजिशन, और साथ में कैसे एविडेंस देते हैं प्लेनेटरी इंटीरियर। तो ये वही अर्थ इंटीरियर पे जो ऊपर क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, यहाँ पर इंटरनल कंपोजिशन ऑफ अर्थ वही पूछा है, प्लेनेट का सेम ही है। और यहाँ इन्होंने डिफाइन कर दिया मिनरल और केमिकल कंपोजिशन। तो जब हम कंपोजिशन पढ़ेंगे तो मिनरल एंड केमिकल ये 2 पढ़ेंगे, और साथ में ये देखेंगे इज देयर एनी अदर टाइप ऑफ कंपोजिशन, फिजिकल है या मिक्स है या व्हाट। ये हो गया। सिग्निफिकेंस में हमारा ये सेम चल रहा है। क्लासिफिकेशन की हेडिंग वापस यहाँ आई गई थी। अगले क्वेश्चन में देखें, राइट वेरी ब्रीफ नोट्स स्टोनी मेटेओराइट। टाइप है, तो ये टाइप कहीं यहाँ आएगा, क्लासिफिकेशन या टाइप में कहीं एग्जाम्पल में आएगा। स्टोनी मेटेओराइट 3 तरह के मेटेओराइट हैं, आयरन मेटेओराइट, स्टोनी मेटेओराइट एंड मिक्स आयरन में स्टोनी। देन कोंडराइट, टेक्टाइट, ये भी एग्जाम्पल्स हैं, कहीं एग्जाम्पल में आएंगे, ठीक है, वहीं ले जाएंगे। शॉर्ट नोट एंड फॉलोइंग स्केच, यहाँ इस क्वेश्चन में हमें पूछा है वर्ल्ड से अंटार्कटिक मेटेओराइट है और इंडिया में। तो हम यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, और जब भी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ग्लोबल देखेंगे एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। ज्योग्राफी में आप देखते हो जैसे वो क्वेश्चन पूछता है वॉन थुनेन के मॉडल की आज की डेट में क्या रिलेवेंस है, ठीक है। मैकिंडर के मॉडल की आज की डेट में इंडियन ओशन में क्या रिलेवेंस है, वॉन थुनेन का मॉडल इंडिया में कैसे अप्लाई होता है या ग्लोबल स्केल पे कैसे होता है। तो एग्जाम्पल ऐसे लिखने हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ मेटेओराइट एंड इक्विलिब्रेटेड कॉन्ड्राइट, तो ये क्या बेसिकली है, क्लासिफिकेशन। अगला अगर आप क्वेश्चन देखो, न्यू हेडिंग मिनरोलॉजिकल केमिकल कंपोजिशन, वापस से रिपीट हो रहा है। किस तरह से प्लेनेट कंपोजिशन के एग्जांपल देते हैं। मेटेओराइट तो इनकी यूनिक मिनरोलॉजी बेसिकली कंपोजिशन की आप बात करोगे, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। प्लेनेट एंड मेटेओराइट का कंपोजिशन, वाटर मेटेओराइट, उनका क्लासिफिकेशन। देन शॉर्ट नोट पूछ लिया इन्होंने, क्रिटिकल नोट लिखो, कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन, सिग्निफिकेंस। एस्से ऑन कॉस्मिक अबंडेंस ऑफ एलिमेंट, ये बेसिकली दूसरा टॉपिक है, पेपर 2 में ये है कॉस्मिक अबंडेंस ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो उससे घबराने की नीड नहीं है, कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया। आपका एग्जाम्पल दो, कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड मेटेओराइट। तो यहाँ पर अर्थ का अलग से, कंपोजिशन ऑफ प्लेनेट एंड मेटेओराइट अलग से दिया हुआ है। तो हमारा बेसिकली मेटेओराइट वाला सेक्शन उठाएंगे। तो अगर देखें तो इस क्वेश्चन से अगर हमें कुछ मिलेगा तो कंपोजिशन वाला, अगेन कंपोजिशन हमारा ऑलरेडी आ चुका है।
ठीक है। इसके बाद है मिनरोलॉजी ऑफ मेटेराइट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी और ये वो। तो ये हमारी सब हेडिंग्स बनी मेटेराइट में। इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कंपोजिशन हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया, कंक्लूजन हो गया, इवेल्युएशन एक और हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे कंटेंट कैसे बनता है। जब हमने ये सब हेडिंग पढ़ी, मुझे बैकग्राउंड याद था कि मतलब बैकग्राउंड लिखना होता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन क्या है, बैकग्राउंड, यहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन हमने दिया, डिफाइन करने की कोशिश की है, ये मेटेराइट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने एक फिगर बना ली, सिंपलेस्ट फिगर जो हो सकती है, एग्जाम्पल चल रहे हैं, जर्नी ऑफ मेटेराइट, ऊपर से आता है, कैसे दुनिया में आता है। देन यहाँ पर आयरन मेटेराइट की जर्नी क्या है भाई, हार्ड होता है, आयरन है, जल्दी पिघलेगा नहीं। स्टोनी मेटेराइट क्रैक हो जाता है फटाफट। ठीक है, तो मतलब डिसरप्टेड हो जाता है एटमॉस्फेयर में। स्टीवन फील्ड क्या होता है, एब्लेशन। ये छोटी छोटी टर्म्स जो यूपीएससी ने अभी पूछी है ना, हमने देखा अभी, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल। रेगम ग्लाइपिट क्या होता है, ओरिएंटेड मेटेराइट क्या होता है, देन मेटेराइट फॉल, फाइन मेटेराइट। जब आप पढ़ोगे तो सब हेडिंग आपकी अपने आप बनती जाएंगी। इम्पैक्ट क्रेटर क्या होता है, मेटेराइट आके गिरेगा तो फिर इस तरह का थोड़े से रेज्ड प्लेटफॉर्म, इस टाइप का चीज़ बनेगी, दैट इज इम्पैक्ट। देन इसके बाद इम्पैक्टाइट क्या है, टेक्टाइट, यही क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने शायद। ठीक है, मेटेराइट वेदरिंग क्या होती है, ठीक, वेदरिंग स्केल क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटेराइट आ गए हम। क्लासिफिकेशन में जेनेटिक, ट्रेडिशनल। जेनेटिक क्लासिफिकेशन, जेनेटिक मतलब होता है जेनेसिस के बेस पे जब की जाती है। ट्रेडिशनल हमारी स्टोनी आयरन, स्टोन आयरन मेटेराइट। ठीक है, तो ज़्यादातर हमारे स्टोन है, बाकी 5% आयरन है, ये सब कहानी आप लिखोगे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ठीक है, अलग है। स्टोनी मेटेराइट में कॉन्ड्राइट आ गए। कॉन्ड्राइट में हम कंपोजिशन वगैरह की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक, इस तरह से हमारे एकॉन्ड्राइट आ गए, कॉन्ड्रूल्स आ गए। यहाँ पर आयरन मेटेराइट है, आयरन मेटेराइट का ऑकरेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे। स्टोन आयरन की बात करेंगे। फर्दर क्लासिफिकेशन भी हम करते जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ दिस टेक्टाइट, अब जो ये पूछा है यूपीएससी ने, जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ मेटेरियल ढंग से पढ़ोगे तो टेक्टाइट आपको अलग से एक टॉपिक मिलेगा। तो यूपीएससी ने अलग से पूछा है, इसीलिए टेक्टाइट क्या है, अलग से। ठीक है, ग्लास टाइप मटेरियल होते हैं। ठीक, अगर आप किसी पत्थर को बहुत ज़्यादा पिघला दो, आयरन को बहुत ज़्यादा पिघला दो, तो ऐसा हो जाएगा कि मतलब ग्लास जैसा, आपके थोबड़े जैसा चमकने लगेगा। ठीक, तो इस तरह से आपने एग्जाम्पल लिख लिए। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ड्राइट, जिस लेवल तक आप जाना चाहो, जितनी डेप्थ में स्टडी करना चाहो। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एकॉन्ड्राइट अगर हमने पढ़ लिया अलग से। ठीक है, इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ मेटेराइट क्या है, खत्म कहानी। तो कहानी क्या थी, अगर हम 300 इस चीज़ से पहुंच सकते हैं तो इन चीज़ों को लेकर 300 के ऊपर जा सकते हैं, एंड फिर स्काई इज द लिमिट, हो सकता है आप 350 भी पहुंच जाओ। ठीक है, इस लेक्चर में हमने बेसिकली क्या क्या समझा, रोल ऑफ प्रीवियस ईयर, न्यू क्वेश्चंस आपको कैसे तुक्का मारना है, कैसे एंटीसिपेट करना है। प्रीवियस ईयर पे जाओ, स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओ, और जो कम क्वेश्चन पूछे उन पर जाओ। जो बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, जो सब पढ़ रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली पढ़ने ही है। ठीक, 2018 का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 2018 में या 17 में ये क्वेश्चन आया था, बॉटम टोपोग्राफी ऑफ पैसिफिक ओशियन। ये तो सिलेबस की हेडिंग है, लोग पैसिफिक नहीं पढ़ के जाते थे, बाकी दो पढ़ ले जाते थे। इंडियन अटलांटिक फर्स्ट टाइम पूछा तो कुछ लोगों को पैसिफिक भी छोड़ना पड़ा, इस टाइप की चीज़ है। तो जो कम पूछे हैं क्वेश्चन वो आप करोगे, तो सब हेडिंग फाइंड करने के तरीके। अब शायद आप ये ना पूछो कि जब क्लू नहीं है। अगर आपके माइंड में अब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको तब भी बता दूंगा, उस पर भी वीडियो बना लेंगे। प्रीवियस ईयर, स्टैंडर्ड बुक और नेचर ऑफ ऑप्शनल को लेकर थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, लेकिन ये डिफरेंस कभी नहीं आता। जब जीएस में नहीं आ रहा, प्रीलिम्स में नहीं आ रहा, तो ऑप्शनल में कैसे आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये चीज़ें करते हो, जो कि ऑब्वियसली इजी तो नहीं है, कोई ये इस चीज़ पे मत जाना कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा, इसमें टाइम लगेगा। जब आप गार्बेज स्टडीज़ को कट डाउन करोगे तब जाके आपको इन चीज़ों के लिए टाइम मिलेगा, और इसमें लिटरली काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन हाँ, जिस दिन आप इतना कंटेंट इतनी डिटेल में पढ़ के चले जाओगे, उस दिन फिर ये टेंशन मत लेना कि अब मेरा क्या होगा एग्जाम में। उस दिन आप बैठे होगे, आपको पता होगा कि अगर आपको नहीं आता तो किसी को नहीं आता होगा। अब इतना पढ़ने के बाद भी ना आए तो छोड़ देना। ज़रूरी नहीं कि आप टॉप करने के लिए आप 500 में से 500 नंबर अटेम्प्ट करो। हमेशा अगर हम देखें जो आपकी मेहनत, ऐसा नहीं आप मेहनत इतनी कर रहे हो, ठीक है, तो रिजल्ट भी इसी प्रोपोर्शन में आएगा। रिजल्ट इस तरह से आएगा, विद टाइम सैचुरेशन आएगा। 0 से 50% लाने के लिए जब हम बच्चे थे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती थी, 50 से 60 लाने के लिए थोड़ी और। लेकिन अगर आप देखो 85 to 90 जाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और किसी को 90% आ रहे हैं, किसी बंदे के 98% आ रहे हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। ठीक है, तो डिमिनिशिंग रिटर्न आता है।
इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है ना डिमिनिशिंग मार्जिन, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक लेवल तक ही आप मेहनत करोगे। तो बेटर है कि इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर 500 मार्क्स इन ऑप्शनल्स, 450 मार्क्स के लिए आप तैयारी करो या 470। और इस चीज़ के लिए सिनॉप्सिस ऑब्वियसली आपकी हेल्प करता है। सिनॉप्सिस पर जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR, ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी, सोशियो एंड हिंदी लिटरेचर आ जाएंगे बड़ी जल्दी। तो अगर आप नहीं भी सिनॉप्सिस को फॉलो करते हो या अगर आप अपने काफ़ी अटेम्प्ट्स दे चुके हो, तो ये चीज़ें आपको अपनी सेल्फ स्टडी में तो उतार ही लेनी चाहिए। जब आप इंट्रोस्पेक्शन करो कि मैंने क्या गलतियां की, 5 बार मैंने प्री दे दिया, आई क्वालिफाइड 5 आउट ऑफ 5 प्रीलिम्स, 6 आउट ऑफ 6 आप देखते हो, बहुत लोगों ने 6 टाइम्स प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस एक नहीं निकल रहा, ऑप्शनल में एक भी जगह मार्क्स नहीं आ रहे। तो आपको इस तरह की चीज़ें अपने प्रिपरेशन में थोड़े से इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। फिर जब इतना करने के बाद भी ना हो तो फिर छोड़ देना कि एग्जाम मेरे लिए नहीं है, लेकिन इतना तो करो, बी इन फाइट। और फाइट, अब अगर आप पहले वीडियो को फॉलो करते हो तो आपकी फाइट ये होगी कि 300 to 320 कैसे जाना है, और ये 320 के ऊपर कितना भी जा सकता है। एक अच्छी चीज़ ये हुई है आपके लिए कि प्रीलिम्स में थोड़ा सा आपको टाइम मिल गया, अभी पूरे 5 मंथ्स है, तो आप ऑप्शनल के लिए, GS मेंस के लिए टाइम दे सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, गाइडेंस सीरीज या फिर जो क्लासरूम लेक्चर होगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अपने साथ वालों का भी ज़रूर ध्यान रखिए। मास्क जरूर पहन के बाहर निकलो और फालतू में कूदो फांदो मत।